अच्छा, नाउ कमिंग टूवर्ड्स APLS, ठीक है। इसमें देखें, सबसे पहले हम जब बात करते हैं कि एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, ऑल्दो इट्स अ मेडिकल डिसऑर्डर, लेकिन जब प्रेगनेंसी में अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट हु इज़ प्रीवियसली अनडायग्नोज्ड एंड नाउ शी प्रेजेंट्स टू यू इन प्रेगनेंसी, तो definitely there are certain characteristic features through which will help you diagnosis ना, help you in diagnosis। उसमें क्या होते हैं कि आप उसको, वैसे तो जनरली स्पीकिंग ऐसा होता है कि पेशेंट को कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है, लाइक SLE है या कोई और ऑटो इम्यून डिजीज़ है। पेशेंट के आमतौर पे इन स्पाइट ऑफ एनी मेडिकल डिसऑर्डर, इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग एनी मेडिकल डिसऑर्डर, उसको कोई रिकरेंट मिसकैरेज हो सकते हैं। तो इन दैट केस इट्स एडवाइजेबल कि आपने उसका एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम के लिहाज से आपने उसकी असेसमेंट करवानी है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने इसको अप्रोच कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, अ पेशेंट कम्स टू यू विद अ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट मिसकैरेज, तो आपने इसमें डेफिनेटली आपने पूछना है कि जो पेशेंट की फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे बायोडाटा की बात करते हैं आप लोग, उसकी नेम है, एज है, पैरिटी है, मैरिटल स्टेटस है उसका, और ग्रेविडिटी पैरिटी हो गई उसकी, इसके अलावा उसकी रेजिडेंट ऑफ है, डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, और उसकी अगर फॉर एग्जांपल अभी जैसे मिस्ट्रियल प्रेगनेंसी है तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कौन सी फिर है, और प्रीवियसली रेगुलर थे, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स थे, उसकी कॉन्सेंगुइनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, बिकॉज APLS से पहले आपने रूल आउट करना है कि कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स तो नहीं हो सकते जो कि फर्स्ट कज़न मैरिज में दे आर मोर प्रिवेलेंट। तो सो इन दिस केस यू हैव टू रूल इट आउट। तो उसके बाद फिर आपने मेडिकल डिसऑर्डर्स भी पूछने हैं, दे आर ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑल ऑफ़ यू नो कि अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ रिकरेंट मिसकैरेज एंड ऑल्सो विद द रिस्क ऑफ IUD एट टर्म। तो इसके अलावा हाइपरटेंशन के बारे में भी आप पूछेंगे, बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन प्रीक्लैम्शिया का रिस्क बढ़ सकता है, प्लेसेंटल इंसफिशेंसी का एलिमेंट इंक्रीज हो सकता है, तो दैट कैन रिजेंबल एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। तो इन दिस केस अल्टीमेटली यू हैव टू आस्क द हिस्ट्री इन डिटेल, ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स, आपने इसकी पेशेंट्स बायोडाटा पूछा, आपने उसके अंदर पेशेंट में कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स प्री एग्जिस्टिंग हैं वो पूछे आपने। अब उसके बाद आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछी, उसके बाद आपने जब ऐसे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के लिहाज से डिस्कशन की, तो आपने इसका ऑनसेट है, प्रोग्रेशन है, सिवेरिटी है, उसके लिहाज से कोई उसकी पास्ट हिस्ट्री उसकी रेलिवेंट है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रही है, कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, कोई उसने डायबिटीज़ को रूल आउट करने के लिए कुछ टेस्ट करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं, पिछले बेबीज़ में कोई कंजेनिटल डिफेक्ट्स तो नहीं थे जो डिलीवर हुए। इसके अलावा ये कि पेशेंट में कोई फ्लू लाइक फीवर, फ्लू रैश, इलनेस वगैरह तो नहीं है, बिकॉज टॉर्च इन्फेक्शंस को भी आपने रूल आउट कर लेना है, और डायबिटीज़ को भी आपने रूल आउट कर लेना है, आपने हाइपरटेंशन को भी रूल आउट कर लेना है। और उसके बाद कोई पेशेंट को ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिहाज से स्पेसिफिकली आपने पूछना है कोई मैलर रैश तो नहीं है पेशेंट को, इसके अलावा कोई उसको जॉइंट पेन्स तो नहीं रहते, और साथ में ये कि पेशेंट को फोटो सेंसिटिविटी वगैरह तो नहीं रहती है, इसका कोई ऑलरेडी किसी ट्रीटमेंट के ऊपर तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें आपने पूछनी है, और उसके बाद आप रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री को फॉलो करेंगे। नाउ अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि फॉर एग्जांपल शी डज नॉट हैव एनी डायबिटीज़, उसके अंदर मेडिकल शी डज नॉट हैव हाइपरटेंशन, and there is no history of cousin marriage in this family patient, and she is having 3 consecutive first trimester miscarriages before 10 weeks gestation, so what's the likely diagnosis in your mind? तो उसमें although based upon the clinical assessment you can say that it's likely because of antiphospholipid antibody syndrome, but I have to go for the definitive diagnosis. And although if the patient at now she is pregnant, and during the pregnancy the APLS diagnostic criteria is not fulfilled appropriately. Why? Because the antibodies levels they vary, that in pregnancy already they are raised, so we cannot rely on the levels. That's why it's advisable that after pregnancy we will go for the levels. तो in this case ultimately आपने उसको clinical suspicion के ऊपर रखना है। जनरली अगर फिर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट इज़ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम,
तो अल्टीमेटली उसमें यू से कि इट्स बेस्ड ऑन द क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन द लेबॉर्ट्री क्राइटेरिया। क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है कि एनी हिस्ट्री ऑफ वन और मोर आर्टीरियल वेनस और स्मॉल वेसल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कोई हिस्ट्री, या फिर ये कि पेशेंट में बिफोर 10 वीक्स 3 और मोर मिसकैरेज, या फिर 10 वीक्स के बाद 1 और मोर मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल फॉर्म फिटस का लॉस, या फिर 34 वीक्स के बाद कोई 34 वीक्स के बाद कोई बर्थ कॉम्प्लिकेट हुई है बिकॉज ऑफ प्री-एक्लैम्पशिया, बिकॉज ऑफ प्लेसेंटल इनसफिशेंसी, तो उसको आप क्लिनिकल में लेके आते हैं। और जब आप बात करते हैं लेबॉर्ट्री क्राइटेरिया की, तो आप उसको चेक करते हैं कि मीडियम टू हाई टिटर वैल्यूज़ अगर हैं एंटीफॉस्फोलिपिड की या लिपस एंटीकोएगुलेंट की या अल्फा टू बीटा टू ग्लाइकोप्रोटीन 1 का लेवल अगर मीडियम टू हाई टीटर्स में आपको मिलता है एटलीस्ट 12 वीक्स अपार्ट आपने लिया है और दोनों दफ़ा में आपको लेवल्स रेज्ड मिलते हैं, तो इन दैट केस वन एटलीस्ट वन लेबॉर्ट्री एंड वन क्लिनिकल क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो दैट सेटिस्फाइज द criteria for diagnosis of the antiphospholipid antibody syndrome. So in that case, if the criteria is fulfilled, then your patient will be advised to have Loprin as soon as the urine for pregnancy test is positive, and the dose will be 75 milligrams per day. And generally, the aspirin alone reduces the risk of miscarriage, या आप कह लो कि treats brings about successful pregnancy in about 50% of the cases. And if you give Clexane once the fetal cardiac activity is positive, then in that case the successful pregnancy outcome can be in 70% of the cases. लेकिन again once again कि definitely you have to counsel your patient about the risk of miscarriage, the risk of preterm birth, the risk of preeclampsia, and that for that reason आपने उसकी intensive monitoring करनी है since she is at risk of insufficiency later advanced age. तो अल्टीमेटली आपने सीरियल ग्रोथ स्कैन्स भी कराने हैं IUGR के रिस्क को रूल आउट करने के लिए, और आपने डॉपलर स्टडी भी करानी है प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी को रूल आउट करने के लिए, और साथ में आपने उसकी ब्लड प्रेशर एंड प्रोटीन यूरिया के लिए असेसमेंट करनी है इसकी। तो इट्स क्लियर अप टिल नाउ? Yes, ma'am. Any question you want to ask? मैम मेलर रैश और फोटो सेंसिटिविटी का पेशेंट से अगर रोल प्लेयर होगा तो कैसे पूछते हैं? मेलर रैश का ये होता है कि आप उसे पूछते हैं कि कुछ छाई तो नहीं महसूस होती आपको अपने गाल पे, नाक के ऊपर, जो कि फैलती हुई महसूस हो रही हो, या धूप में निकलने से एकदम से चेहरा आपका बहुत रेड हो जाता हो, तो ये चीज़ें आप पूछते हैं उसमें। SLE अगर होगा तो इसके साथ होगा? बेटा जो SLE है, SLE के साथ APLS हो सकता है, ठीक है। SLE के साथ एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम भी एसोसिएटेड हो सकता है। और अगर आपको फॉर एग्जांपल SLE, तो आपको पता है कि इन दैट केस उसमें रीनल मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं, उसमें जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं, उसमें क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं, उसके साथ अलॉन्ग विद दैट प्रेगनेंसी के जो सिक्वेले हैं वो भी एक्सपीरियंस कर सकती है पेशेंट। तो उसमें सिर्फ आप APLS का क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करेंगे, बल्कि उसमें जो हमारे पास SLE के क्राइटेरिया है, लाइक हमने उसमें एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, हम एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जिसकी 30% सेंसिटिविटी है हम वो देखते हैं, प्लस उसकी हम किडनी फंक्शंस की इवेल्यूएशन कराते हैं, तो वो सारा हम उसको देखेंगे। तो SLE बेसिकली इज़ मतलब एक सिस्टेमिक लिपस है ना, सिस्टेमिक वाइड स्प्रेड इन्वॉल्वमेंट है, तो उसका एक साथ में को एग्जिस्टिंग हो सकता है APLS। क्लियर है? जी मैम, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? बस आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा देखें, जो आपके पॉइंट ऑफ कंसर्न्स है ना APLS के लिहाज से इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि एक तो हम देखें इसमें लाइक आपने मिसकैरेज का रिस्क है इसमें, ठीक है।
इसमें 10 वीक्स के बाद जो मॉर्फोलॉजिकली वेल फॉर्म फीटस है उसका लॉस का रिस्क है। इसमें प्री क्लैम्शिया का प्लेसेंटल इंसफिशेंसी का रिस्क है, तो उसकी वजह से भी आईयूडी हो सकती है। तो इसमें अल्टीमेटली आपके पास देखें बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं जो आपने एक्सक्लूड करनी है। अगर आप शुरू से शुरू करें इस चीज़ को, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप कॉन्सेंगुइनिटी को एसेस करेंगे, टॉर्च इन्फेक्शंस को रूल आउट करेंगे, कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशंस के रिस्क को रूल आउट करेंगे। अगर हाइड्रोपिक हो रहा है तो आप कोई एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी के लिहाज से रूल आउट करेंगे। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ का रिस्क है, जिसके उसमें ना सिर्फ ये कि रिकरेंट मिसकैरेज का रिस्क है, बल्कि आगे जाकर उसमें आईयूडी का भी रिस्क है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसमें मैक्रोसोमिक हो जाता है और थोड़ा, बट इवन देन उसमें आईयूडी का रिस्क है। सिमिलरली अगर हम प्रीक्लैम्शिया से बर्थ कॉम्प्लिकेट हो रही है तो इन दैट केस हाइपरटेंशन का भी रिस्क इसमें मौजूद है। तो लॉट ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं विच आर बेसिकली एसोसिएटेड विद एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, यानी कि दे शो द फीचर्स रिजेंबलिंग दैट। तो इन दिस रिगार्ड आपने जो हिस्ट्री पूछनी है, तो यू हैव टू शो योर एग्जामिनर के यू नो द बैक ग्राउंड ऑफ ऑल दिस एंड हाउ यू प्रोसीड। ठीक है। और कुछ एग्जामिनर्स होते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ फोकस करते हैं कि वाई विल यू नॉट गो फॉर डायग्नोसिस ऑफ एंटी फॉस्फोलिपिड एंटी सिंड्रोम इन द प्रेगनेंसी। तो उसमें आप कहेंगे कि ऑल्दो आई कैन गेट द वैल्यूज, आई कैन गो फॉर द लेबोरेटरी क्राइटेरिया, but actually the laboratory criteria is not reliable in pregnancy because the antibody levels, they are already raised, and this may give a false impression. That is why it's better that we go for the confirmative diagnosis after the pregnancy is over. मैम इसके अंदर कॉन्ट्रासेप्शन तो सब सेफ है ना? यानी इसको, ये हमारा एग्जाम में सिनेरियो आया था लास्ट टाइम, हम्म और इसमें कैरेजेस थे और पेशेंट बहुत एंग्शियस थी और अर्ली प्रेगनेंसी थी। हम्म तो आई उसमें वो पूछ रहे थे कि क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं, उनको रूल आउट करना था। और फिर रोल पे और फिर आगे आपने फिर पूरी मैनेजमेंट की, अगर ये एपीएलएस की इसकी आ जाती है आपको, तो अभी आप टेस्ट करवाएंगे तो मैंने कहा टेस्ट करवाएंगे, फिर आगे आप कैसे लेके चलेंगे? तो लेकिन खैर उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि अच्छा केस ऐसे प्रेजेंट करना होता है। तो वो कॉन्ट्रासेप्शन और वो सारा कुछ उन्होंने सुनना था बेसिकली। अच्छा, तो उसमें हम फिर आपने जब इस पेशेंट को परसू कर लिया, आपने फॉलो कर लिया, आपने उस पेशेंट को डिलीवर किया, उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल डायग्नोस्टिक टेस्ट कंफर्म किए एंड यू फाउंड आउट दैट इट्स पॉजिटिव फॉर एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। तो आपको पता है कि ये जो बेसिकली प्रेगनेंसी में मतलब ये जो हमारे पास एपीएलएस के केस में वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का रिस्क बढ़ जाता है, ऐसे ही है ना? तो सिमिलरली अब ये जो आप उसको ओसीपीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं इस्ट्रोजन एलोन, तो उनका आपने लिटरेचर में न्यू हर्ट्स में लिखा हुआ है कि 2/1000 के बजाय 5/1000 तक रिस्क ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म इंक्रीज कर जाता है। तो इन दैट केस आप उसको जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, आप उसको डेफिनेटली वो अगर शी इज़ अ केस कि इसमें प्रीवियसली शी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और शी फुलफिल्स द क्राइटेरिया ऑफ एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, देन यू विल नॉट एडमिनिस्टर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इन दिस केस। ठीक है, ये बताना है स्पेसिफिकली आपने एग्जामिनर को। और अगर ये प्रेगनेंसी, जैसे वो तो प्रेगनेंसी थी उसकी ना, पता हम्म नहीं 8 वीक्स थी, 9 वीक्स थी या 10 वीक्स थी, तो उसके ऊपर तो हमने उनको यही कहना ना कि कंफर्मेशन तो हम इसकी बाद में ही करेंगे। यानी अभी हमारा ये मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस यही होगा, और हम इसकी कंफर्मेशन पोस्ट नेटल पीरियड में ही करेंगे 2 वैल्यूज करवा के। बिल्कुल, आप उसकी जो कंफर्मेशन है पोस्ट प्रेगनेंसी, वो आप उसकी लेवल्स जो आपके पास क्लिनिकल क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है, बट आप उन्हें लेबॉर्ट्री क्राइटेरिया को अचीव करना है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेगनेंसी में वो है सर्वेलेंस। आपने सर्वेलेंस, आपने पहले जो रिमेनिंग उसके जो सस्पेक्टेड कॉजेज़ हैं बिहाइंड दैट, आपने उसको एक्सक्लूड किया, और उसके बाद आपने इंटेंसिव मॉनिटरिंग की प्रेगनेंसी की। उस इंटेंसिव मॉनिटरिंग में यही आता है कि आपने 26-28 वीक्स ऑनवर्ड्स आपने उसके सीरियल ग्रोथ स्कैन्स कराए, आपने उसके ट्वाइस वीकली
डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी करा ली। जैसे ही आपको फील हुआ कि यहाँ पे कोई स्मॉल जेस्टेशनल एज का रिस्क है बिकॉज ऑफ द प्लेसेंटल इंसफिशेंसी, तो इन दैट केस अल्टीमेटली आप उसको डॉपलर स्टडी देखेंगे। अगर वो नॉर्मल आती है आपके पास तो आप उसको फोर्टनाइटली कराएंगे, और अगर आपके पास अब नॉर्मल है तो उसको आप मोर फ्रिक्वेंटली फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद आप उसको वीकली बेसिस पे बायोफिजिकल प्रोफाइल कराएंगे। और अगर हॉस्पिटलाइज्ड है पेशेंट तो आपने ट्वाइस डेली सीटीजी भी करानी है उसकी। आपका एम जो है वो 37 वीक्स पर डिलीवर करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं भी कोई पैरामीटर इफेक्ट हो रहा है जो कि पेशेंट की लाइफ के लिए, बेबी के लिए या मदर के लिए कहीं पे भी वो इनएविटेबल पार्ट है कि हम उसको प्रेगनेंसी बियॉन्ड नहीं लेके जा सकते, तो डेफिनेटली वी हैव टू गिव द स्टीरॉयड कवर एंड वी हैव टू डिलीवर एटलीस्ट बियॉन्ड 32 वीक्स, जैसे कि गाइडलाइंस कहती हैं आपकी। और डिलीवर करने के बाद आपने 6 वीक्स पोस्टमार्टम पेशेंट को आपने डिलीवर करने के बाद आपने ज़ाहिर उसकी मॉनिटरिंग की, आपने ब्रेस्ट फीडिंग को इंश्योर किया, आपने कॉन्ट्रासेप्शन जो कि सेफ है प्रेगनेंसी में आपने उसको वो स्टार्ट कराया जो कि प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल है, उसको आप वो दे सकते हैं या फिर आप उसको इम्प्लांट दे सकते हैं। फिर आप उसके बाद पेशेंट को 6 वीक्स पोस्टमार्टम कॉल बैक करते हैं। 6 वीक्स पोस्टमार्टम पे आप उसके जो लेबॉर्ट्री क्राइटेरिया है फॉर द एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम आप वो उसको फुलफिल करेंगे। और अगर डायग्नोज्ड है तो फिर आप उसे काउंसिल करेंगे कि इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी शी हैज़ टू कम अर्लियर एज सुन एज द प्रेगनेंसी इज कंफर्म सो दैट वी कैन गो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ PLS राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। और प्लस ये कि पेशेंट को आप जो है वो साथ में ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह के लिहाज से इंकरेज करेंगे। तो मेन यही कंसर्न है ना इसके। BPIUCD भी सेफ है ना इसमें? जी जी बिल्कुल वो उसके भी बाद सेफ है, हाँ जी, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब आपने जो हार्मोनल है ना आपके पास इस्ट्रोजन एलोन है या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, अगर हाई डोज इस्ट्रोजन है तो इन दैट केस इट्स नॉट एडवाइजेबल टू एडमिनिस्टर बिकॉज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज इंक्रीज विद दैट, ठीक है, तो इसलिए आप उसको वो नहीं देंगे। थैंक यू मैम। ओके, एनी अदर क्वेश्चन एनीवन वांट्स टू आस्क? अच्छा फिर ये बताएं कि नेक्स्ट हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह, आज मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे को होगी इंशाल्लाह, तो वेडनेसडे को क्या टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं? अगर RH इनकम्पेटिबिलिटी और जो हाइड्रॉप्स नॉन हम्म, इम्यून हाइड्रॉप्स वाला वो टॉपिक बहुत मुश्किल होता है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम फिर इंशाल्लाह वेडनेसडे को, आप कह रही हैं कि इम्यून एंड नॉन इम्यून हाई ड्रॉप्स दोनों के ऊपर हम डिस्कशन कर लें। या ये कर लें या फिर ट्विंस पे कर लें अच्छा कि पहले हम ट्विंस। ऐसा करते हैं कि हम पहले इंशाल्लाह ये जो हाई ड्रॉप्स के लिए आज से डिस्कशन कर लेते हैं बियो इनकम्पैटिबिलिटी, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा वो फिर हम इंशाल्लाह ट्विंस के ऊपर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। चलें, ओके थैंक यू, मैं रिकॉर्डिंग इसकी फिर आप लोगों को भेज देती हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।